120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। महोदया, गल्ला उत्पादन के संबंध में एक निवेदन वित्त मंत्री जी से यह करना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में जो छीछा-लेदर इस समय हो रही है, उसका कारण गल्ले के उत्पादन में कमी है। गल्ले के उत्पादन में कमी होने की वजह से हमें विदेशों से गल्ला मंगाना पड़ रहा है और इसके लिए अरबों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। जिस धनराशि को हम अपने उद्योग और दूसरे साधनों पर लगा सकते थे, उसे हम गल्ला मंगाने के लिए लगा रहे हैं। गल्ले का जहाँ तक सवाल है, हमारी भारत भूमि उपजाऊ है। यह सर्वमान्य सत्य है कि यदि हमको पूरे साधन मिलें तो हम जापान से, चीन से, अमेरिका से भी गल्ले के मामले में बाजी मार ले जा सकते हैं। हमारे किसानों ने इस तरह की बात करके दिखलाई है जितनी कि अन्य कीर्तिमान देशों के लोगों ने प्रति एकड़ गल्ले की पैदावार स्थापित की है। उससे कहीं अधिक पैदावार हमारे देश के किसानों ने करके दिखला दी है। लेकिन महोदया, यह बात सर्वसुलभ नहीं है, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास ना पानी का साधन है और ना किसी प्रकार के सुधरे तरीके के औजार हैं, जिससे वे परेशान हैं कि खेती को बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं। महोदया, ट्यूबवेल और नहरें देश के अंदर बन रही हैं और उनके बनने के साथ साथ किसानों की पैदावार बढ़ रही है। लेकिन हमारे एक साथी ने अभी अभी यह मांग की है कि आंध्र प्रदेश में ट्यूबवेल्स और दूसरी चीज़ों में सरकार को किसी किस्म की छूट देनी चाहिए। मेरे ख्याल में जहाँ तक हमारे यूपी प्रांत का सवाल है, वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की एक नई योजना हाल में चालू हुई है, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था रखी गई है कि जो कोई भी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाना चाहता है, उसको उस पर आधी छूट सरकार दे देगी और आधी छूट उस पर कर्जे के रूप में रहेगी। मैं समझता हूँ कि इससे भी किसानों को काफ़ी लाभ होगा और वे सिंचाई के साधनों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी तैयार होंगे, जिससे कि वे अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकेंगे। महोदया, जहाँ तक गल्ले के नियंत्रण का प्रश्न है, मैंने शुरू से इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई है। देखना यह है कि जिन क्षेत्रों में यह गल्ले का नियंत्रण होता है, वहाँ सरकार कितना खरीद फरोख्त कर पाती है। मैं अपने गोरखपुर में रावती पार क्षेत्र में गल्ले के नियंत्रण के बारे में बतलाना चाहता हूँ। वहाँ चावल का नियंत्रण है, जहाँ से कि कोई भी चावल का व्यापार निजी क्षेत्र में नहीं कर सकता। लेकिन मैं यह देखता हूँ कि वहाँ पर सरकार बहुत कम गल्ला खरीद पाती है और वहाँ से सारे का सारा गल्ला काला बाजार से बाहर चला जाता है। नियंत्रण से पहले जैसे गल्ला वहाँ से बाहर चला जाता था, वैसे ही अब भी चला जाता है और अब भी वहाँ नियंत्रण लागू नहीं होता है, चाहे कोई सरकारी दुकान हो। उपसभापति महोदया, मैं आज इस वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस विधेयक में बहुत सारी बातें हमारे दल की ओर से और विरोधी दल की ओर से कही गई है। मैंने उन बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर गौर किया। जहाँ तक देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी मात्रा में इसमें गुंजाइश है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच समझकर विधेयक को प्रस्तुत किया है
और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ भी संभव प्रयत्न हो सकते थे वे उन्होंने अपने साधनों को देखते हुए किए हैं। इस बात के लिए मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूँ। महोदया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मैं एक बात आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, और वह यह है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती करने वाले हैं, खेतिहर मजदूर हैं और वहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। एक आध उद्योग जो छोटा मोटा चल रहा है उससे वहाँ की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वे अधिक उद्योगों की व्यवस्था करें तो अति उत्तम होगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बृहत गंडक योजना जो केंद्र द्वारा संचालित हो रही है, अगर उसमें बिजली उत्पादन करने का काम जल्दी से किया जाएगा तो मैं समझता हूँ वहाँ पर ज़्यादा उद्योग पनप सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें बहुत अधिक हैं और वहाँ का किसान गन्ना ही अधिक पैदा करता है और उस गन्ने को ले जाकर के वह चीनी मिलों को देता है। लेकिन मैं इस संबंध में यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस गन्ने को किसान साल भर मेहनत करके पैदा करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मई जून तक उसको गिराने की नौबत नहीं मिल पाती है और इससे वह बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसकी 2-3 फसलें मारी जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सहकारी योजना के आधार पर या कोई सरकारी योजना के आधार पर वहाँ चीनी की मिलें बढ़ाई जाएं, जिससे वहाँ के गन्ना उद्योग को बढ़ावा मिल सके और किसानों को भी लाभ मिल सके। महोदया, एक बात सोने पर कंट्रोल के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ, और वह यह है कि जहाँ तक इसकी व्यवहारिकता का प्रश्न है उसको देखते हुए मेरी समझ में अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। जो सुनार है उनके परिवारों के लिए उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए हम तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। उनके लिए हम पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं और इसी तरह से कई अन्य कार्य उनके लिए करते रहेंगे। महोदया, अब अनाज की बारी आती है। देहात के अंदर ज़्यादा अनाज पैदा किया जाता है। यह भी ठीक है कि हिंदुस्तान एक खेतिहर देश है। अनाज की कीमत का सवाल है। कुछ यह अज्र किया जा रहा था कि कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। गेहूं और दूसरे अनाज का खाने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। इस सिलसिले में मैं योजना आयोग से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, आप भले कीमतों को ना बढ़ाएं, आप एक चीज़ तो ढूंढें कि जो अनाज है उसको पैदा करने में क्या खर्च पड़ता है। जिस तरह आप इंडस्ट्री के सिलसिले में कीमत लगाते हैं कि फला चीज़ को तैयार करने में इतनी कीमत पड़ी, इतना मुनाफा तो देना ही चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो ज़मींदार है, जो ज़मीन पर काम करते हैं, उनको आप नफ़ा भी ना दें पर लेबर तो देंगे जितना खर्च पड़ता है, क्योंकि आपने मिनिमम वेजेज बना रखी है, इंडस्ट्री के लिए सब कुछ लगा रखा है। उसी तरह उसी हिसाब के मुताबिक अगर आप अनाज पर ही वह चीज़ लागू करें तो मैं समझता हूँ कि ना दाम बढ़ाने का सवाल पैदा होगा, ना ये सवाल पैदा होगा कि उपभोक्ता को बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वास्ते सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि उसकी कीमत तय करते वक्त यह चीज़ ज़रूर देखी जाए। इसके अलावा देहात के लोगों के लिए सड़कों का सवाल है। हिमाचल प्रदेश की बात
मैंने अलग कह दी है। बाकी जगह भी यही हालात हैं। देहात में कोई चीज़ पैदा कर दें, उसे शहर तक, बाजार तक लाना बहुत मुश्किल है। जैसा रत्न स्वामी जी ने कहा, देहात की सड़कें ज़रूर बननी चाहिए ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। स्टॉप।